गांव रामगंज में किशोरीलाल का परिवार बहुत सम्मानित माना जाता था। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी और वह एक अनुभवी व प्रतिष्ठित किसान थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा हरि और छोटा बेटा मोहन। किशोरीलाल ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से खेती की थी और गांव में अपनी मेहनत, अनुशासन और निर्णय के लिए पहचाने जाते थे। हरि बड़ा बेटा शांत स्वभाव का, अनुशासन प्रिय और व्यवहार में थोड़ा सख्त था। वहीं मोहन छोटा बेटा हंसमुख, मिलनसार और आधुनिक विचारों वाला था। समय के साथ दोनों बेटों की शादी हो गई। हरि की पत्नी का नाम था सरला। वे गांव की ही एक पारंपरिक सोच वाली, सीधी सादी और जिम्मेदार स्त्री थी। मोहन की पत्नी का नाम था कविता। वे शहर से पढ़कर आई, आत्मनिर्भर, विचारों में आधुनिक और आत्मसम्मान से भरी हुई युवती थी। शादी के बाद पूरा परिवार एक साथ रहने लगा। संयुक्त परिवार का माहौल था। एक ही आंगन, एक ही बैठक, एक ही रसोई। सब कुछ शुरुआत में बहुत अच्छा चला। सरला और कविता मिलजुल कर काम करती, हंसी मजाक चलता, परिवार में रौनक बनी रहती। लेकिन धीरे धीरे रसोई को लेकर छोटी छोटी बातें बड़ी बनने लगीं। सरला बचपन से पारंपरिक व्यंजन बनाती आई थी। उसकी रसोई में देशी घी की महक, सौंधी दाल, गरम रोटियां और धीमी आंच की सब्जियां रहती थीं। वहीं कविता नए जमाने की थी। वह पास्ता, नूडल्स, ब्रेड पकौड़े और हेल्दी डिशेस बनाना पसंद करती थी। एक दिन कविता ने बच्चों के लिए पास्ता बनाया। वाह माँ, आज आपने हमारे लिए पास्ता बनाया है। इसे खाकर तो सच में बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा, मैंने आज तुम्हारा मनपसंद पास्ता बनाया है। अब तुम दोनों इसे आराम से खा लो। उसे खाकर बच्चे बहुत खुश हुए, लेकिन सरला को यह अच्छा नहीं लगा। वे कविता के पास आई और बोली, ये क्या खिलाया तुमने बच्चों को? इतनी मिर्च और नमक, ऊपर से इतना मसाला। तुम्हें पता भी ये बच्चों को कितना नुकसान करेगा। ऊपर से इससे उनका पेट भी खराब हो जाएगा। कविता ने विनम्रता से उत्तर दिया, दीदी, मैंने ध्यान से बनाया है। मैंने इसमें इतना मिर्च मसाला नहीं डाला है और ये बच्चों को पसंद भी आया। वैसे भी बच्चे रोज रोज रोटी सब्जी खाकर बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी कुछ अलग बनाना भी ठीक है, जिससे बच्चे चाव से खा सके। सरला को कविता का यह जवाब अच्छा नहीं लगा। उसने धीरे से बड़बड़ाया, नई बहू आई नहीं और रसोई पर राज करने चली है। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। इतना कहकर वे वहां से चली गई। इस तरह छोटी छोटी बातों से दोनों के बीच दरारें बनने लगी। रसोई की एकता अब धीरे धीरे बिखरने लगी थी। अगले ही दिन सरला ने साफ शब्दों में कह दिया, अब तुम अपने हिसाब से बनाओ खाना और मैं अपने हिसाब से। मैं किसी की रसोई में दखल नहीं देती और चाहती हूँ कि कोई मेरी रसोई में भी दखल न दे। कविता ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, ठीक है दीदी, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो हम अलग अलग खाना बना लेंगे। इस बात की खबर जब किशोरीलाल और उनकी पत्नी शांति देवी को हुई तो दोनों दुखी हुए। किशोरीलाल ने बेटों को समझाया, जब तक औरतें साथ थीं, घर बंधा था। अब अलग हो जाएंगी तो घर की दीवारें भी अलग अलग हो जाएंगी। पर अब बात रसोई से निकलकर दिलों तक पहुंच चुकी थी। दोनों बहुओं ने अपने अपने हिस्से की रसोई बना ली। एक कोने में सरला की देसी रसोई और दूसरे कोने में कविता की मॉडर्न किचन। शुरुआत में सब कुछ शांति से चला।
बच्चे कभी सरला के पास जाते तो कभी कविता के पास। दोनों बहुएं अपने अपने हिस्से का काम करती और बातचीत कम से कम करती। पर एक दिन एक बात से सब कुछ बदल गया। मोहन का बेटा रवि बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, इसे सिर्फ हल्का खाना ही खिलाना और दवाई भी समय से देते रहना, आपका बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा। कविता ने खिचड़ी बनाई, लेकिन वहीं सरला ने देसी घी के लड्डू बनाए थे। बच्चा सरला के घी वाले लड्डू खाने की जिद करने लगा। सरला ने प्रेम से लड्डू दे दिए। कविता ने जब देखा तो उसे गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोली, दीदी, डॉक्टर ने मना किया था तो आपने इसे ये लड्डू क्यों दिए? सरला ने जवाब दिया, थोड़ा सा दिया है बस, और प्यार से दिया है। माँ का प्यार बीमारी भी भगा देता है। कविता ने पलटकर कहा, माँ का प्यार या जिद पूरी करने की आदत। मेरे बेटे को ये सब खिलाकर मारना चाहती हो तुम? यह सुनते ही बात तकरार में बदल गई। पहली बार दोनों बहुएं परिवार के सामने ऊंची आवाज में बोल पड़ी। शांति देवी, जो अब तक चुप थीं, अचानक उठी। उन्होंने दोनों को रोका और कहा, बहुओं, तुम दोनों घर की नींव हो। अगर नींव ही हिल जाएगी तो घर कैसे टिकेगा? क्या तुम्हारे खाने के तरीकों से ज्यादा जरूरी बच्चों की हंसी नहीं? उन्होंने दोनों बहुओं को समझाया, अलग स्वाद हो सकता है लेकिन दिल तो एक हो सकता है ना। क्या तुम दोनों मिलकर एक ऐसी रसोई नहीं बना सकती जहाँ से प्यार की खुशबू निकले? सरला और कविता एक दूसरे की ओर देखती रहीं। आंसू दोनों की आंखों में थे। दोनों को अपनी अपनी गलती समझ आ रही थी। उन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उस रात कविता बहुत देर तक सोचती रही। बचपन में उसकी माँ सिखाया करती थी, जिस घर की रसोई में मिलकर चूल्हा जले वहां कभी दरार नहीं आती। उधर सरला को भी याद आया, जब वो नई नई बहू बनकर आई थी तो सास ने कितने प्रेम से उसे सिखाया था, रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, ये पूरे घर को जोड़ने का केंद्र होती है। सुबह कविता चुपचाप सरला के पास पहुंची और बोली, दीदी, चलिए आज साथ में खाना बनाते हैं। आप दाल बनाइए, मैं रोटी बना लेती हूँ। सरला ने एक पल देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं रोटी बनाती हूँ, तुम आज अपनी स्पेशल सब्जी बनाओ। इसी तरह दोनों बहू मिलकर खाना बनाती हैं। घर की रसोई एक बार फिर एक हो गई थी। उस दिन रसोई से दो खुशबू नहीं बल्कि एक साझा सौंधी महक निकली। बच्चे भी बहुत खुश थे। सरला की तड़का लगी दाल और कविता की हरी सब्जी जब साथ परोसी गई तो पूरे परिवार का चेहरा खिल उठा। किशोरी लाल ने आंखों में आंसू लिए कहा, आज फिर से घर की थाली पूरी हुई है। भगवान ने हमारे घर में फिर से खुशियां भेज दी। भगवान करे कि यह घर हमेशा ऐसा ही रहे। शांति देवी ने कहा, आज से इस रसोई में सिर्फ खाना नहीं, प्यार भी पकेगा। अब रसोई में दोनों बहुएं नई नई चीजें सीखने लगी। कविता ने सरला को पास्ता और पिज्जा बनाना सिखाया और सरला ने कविता को नए तरीके की सब्जियां बनाना सिखाई। त्योहारों पर कविता सुंदर सजावट करती और सरला स्वादिष्ट पकवान बनाती। दोनों मिलकर किचन को मंदिर की तरह सजा देती। गांव की औरतें अब उनके पास सीखने आने लगीं कि रसोई में कैसे मिलकर घर को जोड़ा जाए। समय बीता। बच्चों ने स्कूल की निबंध प्रतियोगिता में लिखा, मेरी दो माएं और उनकी एक रसोई। गांव में यह रचना सबकी आंखें नम कर गई। मोहन और हरि ने मिलकर घर का नया हिस्सा बनवाया, जहां एक बड़ी सी रसोई बनी जिसका नाम रखा गया प्रेम रस भवन। यह रसोई अब सिर्फ एक खाना पकाने की जगह नहीं रही, यह गांव की औरतों के लिए एक प्रेरणा स्थल बन गई। दो बहुओं की रसोई अब दो लोगों की जंग नहीं थी, यह एकता, समझदारी, सहयोग
और प्रेम की मिसाल बन गई। सरला और कविता ने मिलकर सीखा कि चाहे सोच कितनी भी अलग हो, जब दिल मिलते हैं तो स्वाद भी एक हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे विचार, जीवन शैली या पसंद अलग अलग हो, लेकिन जब दो लोग प्रेम, समझदारी और सहयोग से साथ रहते हैं तो वे हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। सरला और कविता की तरह हम भी अपने मतभेद भुलाकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। रसोई घर का दिल होती है, वहाँ सिर्फ भोजन नहीं बनता, बल्कि उसमें मिलजुल कर रहने का संस्कार, सम्मान और अपनापन भी पकता है।